सो वंस अगेन गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो डियर, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड स्टडी चल रही होगी और एग्जाम भी नज़दीक है। तो आज हम बात करने वाले विदाउट वेस्टिंग और टाइम। जैसा कि आप जानते हैं, इसके लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, जल प्रदूषण के प्रभाव के बारे में, मतलब कि इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जी हाँ गाइस, विस्तृत से इसके बारे में अध्ययन किया था, स्टडी की थी। तो आज बात करने वाले वाटर पॉल्यूशन की। वाटर पॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ रहे हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं जल प्रदूषण के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए उपाय। जी हाँ गाइस, ये हमारा टॉपिक रहने वाला विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। आप कुछ चीज़ों को क्लियर करते हुए चलते हैं वन बाय वन। जैसा कि आप जानते हैं, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और आपको इजी वे में सब चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे। विथ पीडीएफ आप चीज़ों को समझेंगे और मेरी बात को कृपया ध्यान से सुनेंगे ताकि वन बाय वन चीज़ें आपको क्लियर हों। देखिए, बात कर लेते हैं जल प्रदूषण के रोकथाम एवं नियंत्रण के उपाय क्या है। तो इसके क्या उपाय हैं, सब चीज़ों को देखते हैं। जल प्रदूषण के रोकथाम एवं नियंत्रण के उपाय निम्नलिखित है। जैसा कि जानते हैं, इसके लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हम जानते हैं कि इसके मतलब प्रभाव के बारे में पढ़ा था। तो इसके अब हम अगले इस वाले लेक्चर में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वन बाय वन चीज़ें क्लियर करेंगे, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बता दिया था। तो ये सब चीज़ें हैं। अब क्या करते हैं, इसके निम्नलिखित प्रभाव हैं। क्या होता है कि जल प्रदूषण रोकथाम जागरूकता अभियान चलाकर, देखिए जो हमें उपाय करना मतलब कि जल प्रदूषण क्या हो जाए, कम हो जाए। कम से कम देखिए, किसी चीज़ को कम किया जाए, रोक नहीं सकते हम, कहीं ना कहीं से तो हमारा जल प्रदूषण होएगा ही, होना तय है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, उसको नियंत्रित कर सकते हैं। थोड़ा बहुत उपाय करके क्या कर सकते हैं, जो हमारा जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण जो भी हमारा है, उसे हम पूर्णतः रोक तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, उसके निम्नलिखित उपाय से क्या करते हैं, कम कर सकते हैं उसको। ओके, क्या कर सकते हैं, उसको हम कम जरूर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। रही बात कर लेते हैं कैसे कम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पानी के रास्ते और समुद्री तटों की सफाई करेंगे। जी हाँ गाइस, मान लीजिए जहाँ से नदियाँ बह रही हैं तो उनके आसपास के जो समुद्र तट हैं, ये समुद्र है, तो उनके आसपास की सफाई करते रहनी चाहिए। और उनके आसपास क्या होना चाहिए, कबाड़ और कूड़ा करकट नहीं जमा होना चाहिए। प्रत्येक घरों में सेप्टिक टैंक होना चाहिए। जाहिर सी बात है, प्रत्येक घरों में सेप्टिक टैंक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मल मूत्र और हम हानिकारक पदार्थ और जो हमारे क्या कहते हैं किचन से निकलने वाले पदार्थ होते हैं, मान लीजिए जब हम बर्तन धुलते हैं या सफाई करते हैं कमरे रूम की, तो उनसे जो निकलने वाला जो भी पदार्थ होता है, जो भी हमारा क्या होता है पानी होता है, वो एक खराब ही पानी होता है। उसके लिए क्या उचित व्यवस्था होनी चाहिए घरों में, ना कि ऐसा नहीं कि उसको हम नाले में छोड़ दें या खुले में कहीं नदी में गिरा दें, तो वो गलत चीज़ें हैं। तो यही सब यहाँ बताया गया है। बात कर लेते हैं, जल स्रोत में पशुओं को नहीं नहना चाहिए। जाहिर सी बात है, नहर है, नदी है, कोई भी ऐसी चीज़ है, जलाशय कोई है, तो वहाँ क्या करना चाहिए कि हमें पशुओं को धुलना नहीं चाहिए। बेसिकली यही बात यहाँ मेंशन है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने सेंसेस के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझ सकते हैं। और आगे क्या है, अपशिष्ट खराब पदार्थ जैसे प्लास्टिक, कूड़े कचरे को नदी या बहते हुए जल में ना फेंककर उसे रिसाइकिल करना चाहिए, मतलब फिर से उसके यूज में लाना चाहिए। ऐसा यहाँ कहा गया है। तो हम देखिए, किसी चीज़ इसको क्या कर सकते हैं, बहुत से तरीक़ों से रोक सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं वाटर पॉल्यूशन को। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब बात कर लेते हैं यार अपने, देखिए जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण के और भी अन्य तरीके हैं, जैसा कि ऊपर यहाँ साफ लिखा है। तो ये सब भी आप पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मैंने क्या, घुलित ऑक्सीजन की संकल्पना, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर नॉलेज एंड एग्जामिनेशन। यूपी बोर्ड के बच्चे ध्यान दें, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला जो आप पढ़ने जा रहे हैं, घुलित ऑक्सीजन की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन। तो कुछ है नहीं खास, बस क्या है, पानी अर्थात जल में घुली ऑक्सीजन की जो मात्रा को डिसॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं। कुछ नहीं यार, जल में मान लीजिए जो जल है, पानी है, उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है, जो घुली हुई मात्रा है, वही हमारा क्या है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वही हमारा डिसॉल्व ऑक्सीजन उसे ही कहते हैं, वही हमारा डिसॉल्व ऑक्सीजन है। सिंपल है, आई होप समझ गए होंगे। यहाँ लिखा है, पढ़ सकते हैं। सभी जलीय जीवों के लिए डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा एक मात्रा से कम नहीं होनी चाहिए। जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है उसकी एक निर्धारित मात्रा, उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो आइए समझते हैं आगे क्या है, जो कम से कम होता है, जो क्या कम से कम होता है, कम से कम नहीं होनी चाहिए। यदि पानी में इसकी मात्रा कम से कम हो तो जलीय संरचना, देखिए इसको पढ़ लेते थोड़ा और समझते हैं। यहाँ और कुछ लिखा था, पीडीएफ में आपको दिख नहीं रहा था। कम से कम 4 ppm ppm होना चाहिए। ppm वगैरह ये सब आपको वर्ड्स मिल रहे हैं, आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे फर्स्ट ईयर में, पार्ट पर मिलियन में ये सब चीज़ें हैं। ppm पार्ट पर मिलियन, ये सब चीज़ें क्या है, देखिए आप पढ़ रहे हैं, इसको चीज़ों को समझिए। बेसिकली क्या है, जलीय जीवों हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं और पानी
पानी देखिए क्या होता है, पानी प्रयोग करके करने लायक नहीं होता। यही सब चीज़ लिखी है, मैं सही से नहीं पढ़ रहा हूँ चीज़ों को, बस आपको दिखाते जा रहा हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं रोक करके। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कोई बात नहीं, आप इसको बस याद कर लीजिए अभी के लिए, ज़्यादा कोई खास नहीं, 4 ppm से वगैरह से कम नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। तो आई होप डिजॉल्व ऑक्सीजन मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन है, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। नहीं क्लियर है तो एक बार फिर से सुन लीजिए, आपको फिर समझ आएगी। देखिए माना कि क्या है, पानी और जल में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वही हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है। सभी जीव जलीय में क्या होता है, जीवों के लिए डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा एक निश्चित मात्रा से कम नहीं होनी चाहिए, जो कि कम से कम 4 ppm होनी चाहिए। यदि ppm को आप याद कर लीजिए बस, क्या होता है 4 ppm से कम नहीं होनी चाहिए। यदि पानी में इसकी मात्रा कम से कम हो तो यह जलीय जीवों के साथ साथ हमारे लिए भी नुकसानदायक होता है। जी हाँ गाइस, यही बात है, और वह पानी प्रयोग करने लायक नहीं होता। यही घुलित ऑक्सीजन की संकल्पना है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन। आई होप आपको क्लियरिटी आ रही होगी, कोई भी विशेष प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा है। अभी और बात करते हैं, रुकिए आगे न जाइए, अभी छूटा है हमारा टॉपिक, कुछ टॉपिक्स भी हैं। अभी वीडियो कहाँ है, बहुत छोटा ही वीडियो तो बना अभी 6-7 मिनट का। देखिए ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, ऑक्सीजन मांग होती है। बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, कहीं ना कहीं आप BOD और CD के बारे में पढ़े हैं, लेकिन ये OD के बारे में, ऑक्सीजन डिमांड के बारे में नहीं होती पढ़े हैं। तो ऑक्सीजन डिमांड जो कि BOD और CD 2 पार्टों में डिवाइड है, ये आप देख सकते हैं। ऑक्सीजन डिमांड हमारा क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट में बटा गया है ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर हो रहा होगा। OD क्या है, पानी में ऑक्सीकरण क्रिया के कारण उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और पानी में कुछ बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं जो हानिकारक होते हैं। ऑक्सीजन की क्रिया करा देने पर पानी से मुक्त हो जाते हैं, जो ऑक्सीजन की मात्रा लगती है वही ऑक्सीजन मांग है। क्या हुआ, थोड़ा बहुत समझ में आया, नहीं समझ में आया तो इसको समझिए। देखिए गैस, कह रहा है कि पानी में ऑक्सीकरण की क्रिया का मतलब ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की क्रिया, तो ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण उसमें ऑक्सीजन की कमी आती है। क्लियर है, कमी आती है और पानी में कुछ बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं जो हानिकारक होते हैं, कि ऑक्सीजन से क्रिया करा देने पर पानी मुक्त हो जाता है, मतलब बैक्टीरिया से मुक्त हो जाता है। यही ऑक्सीजन की मांग कहलाती है। जो मतलब बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं उसको मुक्त कराने के लिए जो ऑक्सीजन की फिर से मांग लगती है, मतलब आवश्यकता पड़ती है, वही हमारी ऑक्सीजन डिमांड है। दिस इज मेनली 2 टाइप्स, यू कैन ऑल्सो सी हियर, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड बायोलॉजिकल, अर्थात जैव ऑक्सीजन मांग, रासायनिक ऑक्सीजन मांग और जैव रासायनिक मांग। तो ये सब चीज़ें हैं हमारी। बात करते हैं ऑक्सीजन मतलब COD की बात करते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है पढ़ लिए हैं। ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में विद्यमान कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण हेतु आवश्यक होती है, रासायनिक मांग कहलाती है। COD कहलाती है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है। इसे मिलीग्राम प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। केमिकल जो यूज होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज होता है। क्लियर है। यहाँ से आप इसको देखिए, इसको केमिस्ट्री में भी आप अच्छे से पढ़े होंगे, टीचर ने भी आपको पढ़ाया होगा और आप खुद भी पढ़े होंगे BOD COD, इसीलिए इस पर ज़्यादा ये चर्चा का विषय है नहीं, आप पहले से इसको पढ़ चुके हैं। बस प्रॉपर डिफिनीशन आप देख सकते हैं क्या है। BOD मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात की जाएगा इस, तो यहाँ लिखा क्या है कि जल के किसी नमूने में विद्यमान कार्बनिक पदार्थों का सूक्ष्म जीवों द्वारा 20 डिग्री सेल्सियस पे 5। देखिए गैस, BOD को अच्छे से पढ़ लेते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, प्रॉपर डिफिनीशन क्या है। तो डिफिनीशन की बात की जाए तो जल के किसी नमूने में विद्यमान कार्बनिक पदार्थों का सूक्ष्म जीवों द्वारा 20 डिग्री टेम्परेचर पर 5 दिन में पूर्ण ऑक्सीजन 5 दिन तक क्या होता है, जो हम कराते हैं क्या, सूक्ष्म जीवों द्वारा उसका 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 5 दिन में पूर्ण ऑक्सीकरण कराने के लिए ऑक्सीजन की जितनी आवश्यकता लगती है, जितनी मांग होती है या मात्रा होती है, वही हमारी जैव बायोलॉजिकल ऑक्सीजन मतलब जबकि सूक्ष्म जीवाणु द्वारा क्या करते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं, तो उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा लगती है 5 दिनों में, ये सब चीज़ें मेंशन है क्लियरली। ये हमारी क्या है, BOD हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। चलिए गैस, इसको पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपशिष्ट जल उपचार। जी हाँ गैस, मतलब वेस्ट वाटर क्या है, वेस्ट वाटर हमारा जो है ट्रीटमेंट, इसके बारे में समझ लेते हैं, क्या काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या करते हैं, अशुद्ध व प्रदूषित जल को निम्न प्रक्रिया द्वारा साफ कर लिया जाता है। मतलब जो ट्रीटमेंट करना है, मतलब उसको साफ करना है, वो निम्न प्रक्रिया द्वारा साफ होता है।
देखिए जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है इसका प्रोसेस क्या है, पहले सेडिमेंटेशन करते हैं, फिर उसको छानते हैं, फिर स्कंदन करते हैं, वायु प्रवाहन, क्लोरीनीकरण, फ्लोरीकरण, मतलब इतनी प्रक्रिया द्वारा अशुद्ध जल शुद्ध किया जाता है। जी हाँ गाइस, इतनी प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, इतनी विधियों द्वारा किया जाता है। कहीं आपको और दूसरा कुछ देखने को मिल सकता है कहीं किसी और चैनल पे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, हमने आपको पढ़ाया है अपशिष्ट जल उपचार, मतलब उपचार किस प्रकार से करते हैं जल का। तो ये बेसिकली है हमारा, इतनी प्रोसेस द्वारा हम उपचार करते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी कि तलछटन करते हैं, छानन करते हैं, स्कंदन, वायु प्रवाहन, क्लोरीनीकरण, फ्लोरीनीकरण। चलिए 1 बाय 1 चीज़ों को स्पष्ट करते हैं और एकदम क्लियरिटी करते हैं। क्या है सेडिमेंटेशन, मतलब तलछटीकरण। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में नालों, तालाब व नदियों से प्राप्त जल को बड़े से टैंक में भर लिया जाता है, बड़े बड़े टैंकों में भर लिया जाता है और 4 से 5 दिन पर अस्थायी जगह पर छोड़ दिया जाता है। जिससे क्या होता है, जिससे जल में उपस्थित कंकड़ पत्थर और मीठे कीची मतलब कीचड़ मिट्टी वगैरह नीचे बैठ जाते हैं और इस जल को फिर अलग टैंक में रख दिया जाता है। हाँ, तलछटीकरण में यही किया जाता है। सिंपली क्या करते हैं, मतलब जो हमारी नदी नहर है, नाले, उसमें जो पानी होता है टैंक में भर लिया जाता है। बात करते हैं क्या है छानन की, तो छानन में क्या होता है, छानते क्या है, प्रथम विधि से प्राप्त जल को बड़े टैंक में डाला जाता है, जिसमें ऊपर एक बड़ी सी छन्नी लगी या जाली लगी होती है। जिस जल से पॉलीथीन, कूड़ा करकट आदि सब अलग हो जाते हैं, छन जाते हैं कहें तो। आई होप क्लियर हो रहा होगा। स्कंदन की बात कर लेते हैं, तो छानन के प्रक्रिया के दौरान अब भी जल में कुछ धूल मिट्टी, जी हाँ गाइस, जाहिर सी बात है, छान लेते हैं तब भी हमारा जल अभी गंदा है, जल में क्या है अशुद्धियाँ हैं, तो कुछ मिट्टी के कण रह जाते हैं। इसमें क्या करते हैं, इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, फिटकरी मिला देते हैं पानी में, जो छोटे छोटे कणों को आपस में चिपका लेती है, जिससे क्या होता है, जिससे कण भारी हो जाते हैं और अपशिष्ट धूल मिट्टी कण जल के नीचे तली में जम जाते हैं और पानी को अलग कर लिया जाता है तथा आगे शुद्धिकरण के लिए भेज दिया जाता है। सिस्टम एकदम सही है। अब बात कर लेते हैं वायु प्रवाहन की। देखिए चीज़ें आपको एक बार पढ़ लेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, इसीलिए मैं टाइम ज़्यादा आपका वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो बात कर लेते हैं प्राप्त जल। देखिए वायु प्रवाहन में, एयर फ्लोइंग में क्या होता है, वेस्ट जल में बहुत ज़्यादा गंध आती है। जाहिर सी बात है, जो हमारा वेस्ट पोल्यूशन है, प्राप्त जल है, उसमें बहुत गंध आती है साफ़ करने के बाद भी। तो उसमें क्या किया जाता है, जिससे एयर फ्लोइंग करके, मतलब वाटर का क्या वायु का प्रवाह करके उसमें उसके गंध को दूर किया जाता है। जल के टैंकों में तेज हवा का झोंका दिया जाता है, जिससे क्या होता है, गंध वायु के साथ वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। सिंपल सी बात है कि प्राप्त जल जो होता है उसमें बहुत गंध होती है तो क्या होता है, इसे एयर फ्लोइंग करके, मतलब उसमें वायु का प्रवाह करके क्या किया जाता है, वायु को प्रवाहित करके क्या किया जाता है, टैंकों में तेज हवा के झोंकों को डाला जाता है, जिससे गंध वायु के साथ वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। वो क्लियर हो रहा होगा, सिंपल है यार, कुछ नहीं है। क्लोरीनीकरण क्या है, इसके आगे का प्रोसेस है। जल को गंधयुक्त बनाने के लिए क्या करते हैं हम, जब आप मान लीजिए आप हवा का झोंका दिए तो उससे थोड़ा बहुत गंध दूर चली गई तो वायु प्रवाहन करते हैं। लेकिन क्या करते हैं, कुछ इसमें हानिकारक पदार्थ जो घुले होते हैं, जाहिर सी बात है कुछ पदार्थ भी घुल गए होंगे पानी में, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या सिंपल से क्या करते हैं, हम क्लोरीन को मिला देते हैं। तो अशुद्धियाँ जो भी होती हैं उसको प्योर करने का काम क्लोरीन करता है। जी हाँ गाइस, क्लोरीन करता है। तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा, क्लोरीनीकरण है। तो आई होप सिंपल सा। अभी देखिए आगे एक और आपका टॉपिक था फ्लोरीनीकरण। जी हाँ गाइस, फ्लोरीनीकरण क्या है, फ्लोरीनीकरण आप नहीं पढ़े होंगे, नहीं समझे होंगे। देखिए आप समझा देते हैं। देखिए जब हमारा जल बचेगा तो मतलब जल के जैसा उसका स्वाद नहीं रहेगा। जो हमारा मतलब क्लोरीन तक जो प्रोसेस हुआ उससे तो मान लीजिए क्या हुआ कि शुद्ध जल हो गया, लेकिन उसका जो स्वाद रहेगा वो एक जल जैसे नहीं रहेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम फ्लोरीन का प्रयोग करते हैं। आप समझ लीजिए फ्लोरीन का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए फ्लोरीन का प्रयोग करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक मिलीग्राम पर लीटर फ्लोरीन का 1 मिलीग्राम mg बात कर लेते हैं, मिलीग्राम पर लीटर इसका फ्लोरीन का प्रयोग करते हैं। जिससे क्या होता है, थोड़ा स्वाद मेंटेन हो जाता है। जल का तो वैसे स्वाद होता नहीं, मतलब फिर भी एक प्रकार से अब दूषित जल है तो उसके लिए तो कुछ करना ही पड़ा था। फ्लोरीनीकरण में यही करते हैं, सिंपल सा। यहाँ PDF में लिखा नहीं है, बट हम आपको बता दिए अपने अनुसार, आप लिख सकते हैं। सो गाइज़, आपको सभी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी बेसिकली। एंड आप देख सकते हैं, आप किसी चीज़ को दिक्कत हुई तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पे नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। और अगले लेक्चर में बात करने वाले अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की, सॉइल इरोजन, सॉइल पोल्यूशन वगैरह की बात करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं